हाय फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और सारे ग्रुप डी से पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे ग्रुप डी के साइंस के प्रश्न हैं, जिसमें केमिस्ट्री से प्रश्न को लेकर आया हूं मैं। इन सभी सारे केमिस्ट्री से पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं कि केमिस्ट्री से कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं केमिस्ट्री से, जो पूछा गया है आपके पिछले एग्जाम्स में 2018 में और 2016 में। देखिए 2018 का क्वेश्चन है और 2016 का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। सारा केमिस्ट्री का जितना भी ग्रुप डी में पूछा गया है फ्रेंड्स, सारा क्वेश्चन पेपर इसमें मैं करवाऊँगा आपको। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। फ्रेंड्स, 18 नंबर प्रश्न है आपका, अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। कहा गया है अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। तो कौन सा जो धातु है वो कक्षीय ताप पर तरल होती है? अधातु है जो कौन सा ताप पर तरल होती है? तो पारा, कैल्शियम, ब्रोमीन या सल्फर। तो ब्रोमीन जो है फ्रेंड्स, अधातु ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कक्षीय ताप पर तरल होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? बताइए कौन सी धातु है जो सौर पैनल में प्रयुक्त होती है? बताइए। गोल्ड, सिल्वर, सिलिकॉन या कॉपर। तो यह जो है फ्रेंड्स वह प्रयुक्त होती है सिलिकॉन। क्या होती है? सिलिकॉन प्रयुक्त होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, ये ग्रुप डी में 2-3 बार नहीं, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो ऊर्ध्वपातन कौन सा कर सकता है? यह भी प्रश्न बार बार पूछा गया, ग्रुप डी में भी, एएलपी में भी। तो चलिए देखते हैं। अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फाइड। तो यह जो है फ्रेंड्स, यह जो है ऊर्ध्वपातन कर सकता है वह अमोनियम क्लोराइड है। कौन सा? अमोनियम क्लोराइड। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं कर सकता? देखिए वही क्वेश्चन है, फिर से पूछा गया है, कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं कर सकता? तो बर्फ, नेफ्थलीन, कपूर या अमोनियम क्लोराइड। तो ये 3 को कर सकते हैं फ्रेंड्स। बर्फ ऐसा चीज़ है जो ऊर्ध्वपातन नहीं कर सकता, बर्फ पिघलता है फ्रेंड्स, ठीक है, वह ऊर्ध्वपातन नहीं कर सकता। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कौन सी विधि जल को पंकिल से अलग करेगी? तो कौन सी विधि जल को पंकिल से अलग करेगी? तो पृथक्कारी कीप या क्रिस्टलीकरण या आसवन या निस्यंदन। तो निस्यंदन जो है, क्या निस्यंदन जल को पंकिल से अलग करेगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल का शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? बताइए। परासरण का, विपरीत परासरण का, साइटोलिसिस का या टर्गर दाब का। तो विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। किसका फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, विपरीत परासरण का। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो जल को शुद्ध बनाने के लिए स्फीति दाब, परासरण या रिवर्स परासरण या साइटोलिसिस। तो रिवर्स परासरण का प्रयोग करते हैं। किसका? रिवर्स परासरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विलवनीकरण या डिसालिनेशन क्या है? तो यह प्रश्न फ्रेंड्स 2016, 2018 और ग्रुप डी में भी पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं विलवनीकरण क्या है। तो विलवनीकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। क्या करती है? नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। विद्युत अपघटन कहलाती है, ओजोनीकरण कहलाती है, ओस्मोसिस कहलाती है या ऑक्सीकरण कहलाती है? तो यह विद्युत अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? फिर से पूछा गया, देखिए कि ऊर्ध्वपातक पदार्थ कौन सा नहीं है। तो अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, कपूर है, नेफ्थलीन है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो है फ्रेंड्स वह ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है?
फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं 2016 में, 2018 में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, टेक्नीशियन में। तो चलिए फिर से देखते हैं ऊर्ध्वपातन किसका किया जा सकता है। फिर से देखिए वही रिपीट प्रश्न टाइप का है। अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम फॉस्फेट का, अमोनियम क्लोरेट का, अमोनियम सल्फेट का। तो अमोनियम क्लोराइड हम लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से कि अमोनियम क्लोराइड का जो है वह ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, बाकी का नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे बताइए। आसवन या डिस्टिलेशन का, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन का, या निस्यंदन या फिल्ट्रेशन का। तो ऊर्ध्वपातन, किसका ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का प्रयोग किया जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो कौन कौन सा ऐसा मिश्रण है जो अलग अलग कीपों द्वारा या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है बताइए। एल्कोहल और पानी, एल्कोहल और पानी को कीप या फनल से अलग कर सकते हैं। नमक और पानी को, तेल और पानी को, और एल्कोहल में आयोडीन को। तो किसके अलग अलग कीप और फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो तेल और पानी को अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, समुद्र में पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है। कौन सा तकनीक है जो समुद्र में पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक है? तो आसवन विधि। कौन सा? आसवन विधि के द्वारा समुद्र के पानी को अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो मोह मापनी का उपयोग जो है फ्रेंड्स वह कठोरता मापने के लिए, किसको मापने के लिए? कठोरता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? पानी और चौक, जिसको खड़िया बोला जाता है, के मिश्रण को किससे पृथक किया जा सकता है? अवसादन द्वारा, वाष्पन द्वारा, आशवन द्वारा या निष्पंदन द्वारा। तो यह अवसादन विधि के द्वारा, किसके द्वारा फ्रेंड्स? अवसादन विधि के द्वारा पानी और चौक खड़िया के पृथक किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पदार्थ का अवस्था परिवर्तन से पूछा गया प्रश्न है, जो ग्रुप डी में, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। पूछा गया है, कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो बताइए वाष्पीकरण की दर को कौन कम करता है? तापमान में वृद्धि कर देंगे तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। सतह क्षेत्र में वृद्धि, नमी, हवा की गति में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर बी, नमी। नमी के कारण वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक सतह की घटना। तो कौन सा जो है वह एक सतह की घटना है? स्वेद, क्वथन, भाप या उत्पादन। तो भाप जो है एक सतह की घटना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में। तो तरल माने द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन। देखिए क्वेश्चन को बहुत घुमा के दिया जाता है। आगे में बहुत कुछ कहा गया है कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था। तो हमको सिर्फ पकड़ना ये है कि ठोस से गैस में बदलने की परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो द्रव से ठोस में परिवर्तन। तो द्रव से ठोस में जब होगा तो हिमीकरण माने जम जाएगा, तो हिमीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? हिमीकरण प्रक्रिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका विलयन से, जो ग्रुप डी और आरआरबी, जेई और एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? एक सजातीय मिश्रण को विलयन कहा जाता है।
दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को विलयन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका फुलरीन। फुलरीन में कार्बन परमाणु कितने होते हैं? तो फुलरीन में कार्बन परमाणु जो है वह 60 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 60। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं क्या कहलाते हैं? तो भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान अपरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? अपरूपता। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मात्रक से यूनिट AMU निकालना सीखे। तो AMU SO2 सल्फर का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो सल्फर 32 होता है और 32 और 16 ऑक्सीजन, तो 16 गुने 2 16 दूनी 32, तो 32 कितना? 64 AMU। SO2 अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान निकालने बोले ना फ्रेंड्स, तो सारे धातु का या अधातु का उसका द्रव्यमान संख्या को जोड़ देंगे और जितना अणु या परमाणु रहेगा उसको उतना से गुना कर देंगे। ठीक है। तो SO2 अणु के दो ऑक्सीजन और सल्फर के 1, तो सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन 16 दूनी 32, तो 32 64 AMU। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स पानी H2O के अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान। H2O का भी आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 गुने 2 और प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16, तो 16 का 16, तो 16 और 2 कितना? 18 AMU। कितना हुआ फ्रेंड्स? 18 AMU। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सापेक्षिक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, तो 12 और 16 कितना? 28। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान में क्या होगा? तो CaO कैल्शियम और ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान। तो Ca प्लस ऑक्सीजन दोनों का आणविक द्रव्यमान जोड़ दीजिए, 56 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स? 56। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ओजोन कहने का मतलब फ्रेंड्स O3, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 गुने 3 16 32 16 3 48। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, 48 AMU या U। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान। CO2 का भी आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है। तो CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 44। आप इसको याद भी कर ले सकते हैं या निकालने के लिए सीख जाइए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है और ग्रुप डी NTPC में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन तीनों को जोड़ दीजिए, 98 यूनिट आएगा। कितना? 98 AMU या यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स CaCl2 का आणविक द्रव्यमान या इकाई द्रव्यमान। बात बराबर होता है, सब सेम होता है, तो 111 तीनों को जोड़िएगा फ्रेंड्स द्रव्यमान संख्या, तो 111 यूनिट या AMU आएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है NaCl का द्रव्यमान का सूत्र क्या है? तो NaCl के द्रव्यमान का सूत्र या द्रव्यमान सूत्र, ठीक है, द्रव्यमान का सूत्र नहीं, द्रव्यमान सूत्र, तो 58.5 यूनिट। कितना? 58.5 यूनिट तीनों के द्रव्यमान संख्या को जोड़ने के बाद आएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है? तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है? आप सभी पहले भी याद किए होंगे या याद होगा, 1.6 × 10⁻⁻27 kg। परमाणु द्रव्यमान की इकाई या 1 AMU बराबर होता है। कितना? 1 AMU बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जल का विशुद्ध रूप क्या है? कहने का मतलब जल जो अशुद्ध जो जल है उसका रूप क्या है? तो वर्षा जल को जल का विशुद्ध रूप कहते हैं, भारी जल को, आश्वित जल को या नल के जल को। तो वर्षा जल जो है फ्रेंड्स वह विशुद्ध है, माने शुद्ध नहीं है, विशुद्ध है। विशुद्ध रूप किसको कहते हैं? तो वर्षा जल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसमें क्या सुधार होना चाहिए वो भी बताइए और किस तरह के मैं प्रश्न को लेकर आऊँ वो भी आप बताइए। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे केमिस्ट्री के ये प्रश्न हैं, आप एक बार ज़रूर देखिए क्योंकि आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपके श्योर एंड सर्टेन 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी मैं सारे केमिस्ट्री के जितने भी प्रश्न ग्रुप डी NTPC रेलवे JEE में पूछा गया है सारा प्रश्नों को मैं कराऊंगा, उसके बाद ही फिजिक्स आऊँगा, उसके बाद बायो आएंगे। ठीक है, अभी केमिस्ट्री का प्रश्न चल रहा है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय।